हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। और देखिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने यही कोशिश की है कि जहां से जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसी से संबंधित प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने रखे हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा आपको देखना है और जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताता हूँ वो सभी आप नोट करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। और सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य है, बताइएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा, मुझसे उठा नहीं जाता और मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि बुढ़िया खाना नहीं खा सकती है। तो देखिए, भाववाच्य और कर्तवाच्य, देखिए वाच्य की बात करते हैं तो वाच्य होता क्या है, पहले यहां से शुरू करते हैं। वाच्य होते क्या है, तो एक कहने का तरीका। ठीक है, वाच्य क्या होते हैं, एक कहने का तरीका होता है। ठीक है, तो वाच्य की बात करते हैं तो देखिए वाच्य होते हैं बेटा तीन प्रकार के। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका कर्तवाच्य होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य या फिर जिसको हम क्रियावाच्य भी बोलते हैं। ठीक है, कर्तवाच्य में बेटा क्या होता है कि कर्ता का असर यदि क्रिया पर दिख रहा है, समझिएगा मेरी बात को। यदि आपने ये सभी चीजें जितनी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ यदि आपने समझ ली तो आपका प्रश्न, मैं 100% ये बोलता हूँ कि गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि आपका एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए समझिएगा, कर्तवाच्य क्या होता है, यदि कर्ता का असर क्रिया पर दिखाई दे रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाता है। यदि कर्म का असर क्रिया पर दिखाई पड़ता है आपको तो वहां पर कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और देखिए, क्रिया यदि प्रधान है, क्रिया क्या है, भाव प्रधान है, तो वहां पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। जिस भी आपको वाक्य में के द्वारा दिया गया हो, ठीक है, और यदि उस वाक्य में कर्म है तो वहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं जाता है, मुझसे उठा नहीं जाता है, तो यहां पर क्या प्रधान है, क्रिया प्रधान है, भाव प्रधान है, तो यही आपका ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है कि मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, मित्रों के द्वारा, किसमें, विपत्ति में, तो यहां पर जो वाक्य होगा वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, जहां पर क्रिया कर्म का अनुसरण कर रही हो, ठीक है, क्रिया कर्म का के अनुसार लगी हो, वहां पर कौन सा होता है, कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, बुढ़िया खाना नहीं खाती है, खा सकती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बुढ़िया खाना नहीं खा सकती है, तो यहां पर हो जाएगा आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी कर्ता का यदि असर आपको क्रिया पर दिखाई पड़ता है तो वहां पर कर्तवाच्य, कर्म का पड़ता है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और यदि क्रिया स्वयं भाव प्रधान है तो वहां पर हो जाएगा कर्म भाववाच्य। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है, चलिए बताइएगा कि किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भाग्यवान, श्रीमान, सच्चित और बुद्धिमान, तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हलंत संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं, पहले इसको समझ लीजिएगा, और जो भी वाक्य यहां पर जो शब्द दिए गए हैं वो गलत होंगे, मैं आपको बताऊंगा। और हलंत को आपको कैसे समझना है कि किस वाक्य में प्रयोग, किस शब्द के पीछे प्रयोग करते हैं हलंत, या फिर किस शब्द में प्रयोग किया जाना चाहिए हलंत या नहीं किया जाना चाहिए, सभी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो हलंत संबंधी अशुद्धियां किस शब्द में नहीं है, तो बुद्धिमान। ठीक है, जो बुद्धिमान है, यदि वाक्य में देखिए वान मिलता है आपको, वान हो गया, मान हो गया, तो वहां पर आपने देखा होगा कि हलंत लगा मिलता है। अब हलंत का कारण क्या होता है कि किसी भी शब्द को हमें क्या है, कम समय के लिए यदि उच्चारित करना है, जिस शब्द व्यंजन का कम समय के लिए, ठीक है, जिस व्यंजन का वर्ण का कम समय के लिए उच्चारण किया जाना होता है, वहां पर होता है हलंत का प्रयोग। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं भाग्यवान, तो भाग्यवान में क्या है, ना का बहुत कम समय के लिए उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा। ऐसे ही श्रीमान है, श्रीमान में क्या है, श्रीमान बहुत जल्दी, ना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर अभी हलंत हो जाएगा। सच्चित, सच्चित जो होता है आधा चा होता है और सच्चित ऐसा हो, इसका शुद्ध जो रूप है वो कैसा होता है, इस प्रकार से आधा चा होता है। ठीक है, और ता में हलंत लगता है। ठीक है, अब देखिए हलंत,
एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूं एक विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। तो जब भी हम देखिए विद्यालय को खंड करेंगे इसके, तो बी धन दा, आधा दा होता है ना, आधा होता है दा, धन या और धन ला और या। तो देखिए दा का उच्चारण क्या है, कम समय के लिए हो रहा है। विद्यालय डायरेक्ट हम किस पे जा रहे हैं, या पर जा रहे हैं। तो जिसका हम कम समय के लिए उच्चारण करते हैं वहां पर प्रयोग होता है हलंत, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे किंचित हो गया, किंचित, तो किंचित में ता का कम समय लगता है उच्चारण में, ठीक है। तो यहां पर आप हलंत से संबंधित चीजें समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए हलंत से एक और प्रश्न है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बन सकता है आपसे, ठीक है। यदि आपसे को एग्जामिनर चाहता है कि कहीं ना कहीं आपको फंसाना है, तो वो हलंत से संबंधित यदि कठिन प्रश्न भी देना चाहता है तो समझ लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न जो बनता है कि हलंत की उत्पत्ति किस लिपि से मानी जाती है। वैसे ये प्रश्न कम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हलंत की उत्पत्ति किस लिपि से मानी जाती है, तो याद रखना है आपको बेटा, ब्राह्मी लिपि से, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। प्रश्न बनता है कि देवनागरी लिपि किस लिपि में लिखी देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो भी किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसको भी याद रखिएगा। जो आपकी हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो हम A to Z जितना भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जहां से भी एग्जामिनर प्रश्न उठा सकता है बेटा, हम कोशिश यही करेंगे कि आपको वो सभी जानकारी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहां से पूछ सकता है एग्जामिनर, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में देकर जाऊं, ठीक है। तो यदि आपको लग रहा हो कि वीडियो आपके लिए हितकारी है, अच्छा है, तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बेटा, इसका आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, फ्री में ये सभी चीज़ें आपको उपलब्ध हो रही हैं और कोई नहीं बताता इतनी सारी जानकारी। किसी भी आप चैनल पर जाइएगा तो डायरेक्ट 1000 प्रश्न 500 प्रश्न आपको करवाएंगे और सीधा सीधा आंसर लगाते हैं और 1-2 पॉइंट बताए वो आगे निकल जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो, तो फिर आपको सभी चीज़ें नियम से, जो भी आपका तरीका है, ठीक है, सभी चीज़ों को आपको नियम से ही सीखना पड़ेगा। ट्रिक कोई चीज़ नहीं होती है। बाकी तो ऐसा है कि कभी किसी ने अध्ययन नहीं किया है, इसके पहले तैयारी नहीं की है, तो यदि वो चाहता है तो फिर ट्रिक का सहारा वहाँ पर लेना पड़ता है। लेकिन आप यदि साल 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं और फिर भी आपको ट्रिक का सहारा लेना पड़े, तो फिर ये तो गलत होता है ना बेटा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। चलिए, तो वाक्य यहां पर आपके सामने दिया गया है, नीचे कह रहा है कि कुछ लोग इसलिए दान करते हैं कि उनका नाम हो। ऑप्शन दिए गए हैं निश्चित वाचक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए कमेंट कर दीजिएगा, 30 सेकंड का समय है आपके पास में कि कौन सा वाक्य होगा इसमें। तो देखिए वाक्य आपको यहां पर समझने हैं 3, सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है, जहां पर बेटा सरल वाक्य आप नाम से ही समझ रहे होंगे, जिसके पास में एक कर्ता हो और क्रिया हो, सीधा सीधा, जैसे बोलते हैं ना सिंपल आदमी है, बस यार किसी से कुछ लेना देना नहीं है, आराम से खाता पीता है अपना, बस खत्म बात। ऐसे ही इसका परिवार चल रहा है, समझ लीजिए एक तरीके से। ये जितना कमाता है आराम से अपना खर्च उठा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है, जितना कमा रहा है उसी में चल रहा है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो सरल वाक्य क्या है, जिसके में क्या है, एक कर्ता हो एक क्रिया हो, वो क्या होता है, सिंपल साधारण वाक्य होता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है कि जहां पर 2 स्वतंत्र वाक्य, ठीक है, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं। संयोजक के द्वारा कैसे, जैसे मैं बोलता हूं और, ठीक है, और के द्वारा जुड़े हो। मैं बोलता हूं लेकिन हो गया, ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है। यदि इन शब्दों से ये शब्द आपको वाक्य में देखने को मिलते हैं और आपको वाक्य पहचानने का तरीका नहीं आ रहा है, तो भी आपके सामने ये शब्द यदि वाक्य में मिल जाते हैं तो आप वहां पर कौन सा लगा दीजिएगा, संयुक्त वाक्य लगा दीजिएगा, ठीक है। पर समझना है तो देखिए जो संयुक्त वाक्य है इसमें दोनों वाक्य कैसे आपको स्वतंत्र मिलेंगे, किसी पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है आराम से। चलिए मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है जिसमें प्रथम वाक्य क्या होता है, प्रधान होता है और 2 या 2 से अधिक उसके साथ में कैसे आश्रित वाक्य होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं, ठीक है। तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने जो वाक्य दिया गया है, समझिएगा इसको, लिखा है कि कुछ लोग इसलिए दान करते हैं कि उनका नाम हो। देखिए जो पहला वाक्य है यहां पर आपको देखने को मिलेगा अधूरा, ठीक है, कैसा होगा, अधूरा होगा, और उसकी पूर्ति कौन कर रहा होगा,
जो दूसरा वाक्य है, कुछ लोग इसलिए दान करते हैं, तो क्या है, अभी पूरा नहीं खुला है, अधूरा वाक्य है। फिर कह रहा है कि उसका नाम हो, तो पूर्ण कौन कर रहा है, जो लास्ट का वाक्य है, ठीक है। तो इसको हम आश्रित वाक्य बोलेंगे, ये प्रधान वाक्य हो गया आपका, ठीक है, समझ में आया। और यदि आप फिर भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसके लिए जो तरीका है, यदि आपके वाक्य के बीच में की मिल जाए, क्योंकि मिल जाए, ठीक है, यदि मिल जाए, ये नोट कर लीजिएगा। ट्रिक भी साथ में बताऊंगा बेटा और नियम भी बताऊंगा, दोनों तरीके से जो भी आपको पसंद आ रहा हो उसी को आगे बढ़ जाना लेकर के, ठीक है। चलिए, तो यदि की आता है, क्योंकि आता है, यदि आता है, यद्यपि आता है, ठीक है, यद्यपि, ठीक है, यदि तो, यदि इस प्रकार के वाक्य आपको मिलते हैं तो वहां पर जो वाक्य होगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए मौसेरा, आतप, विदेश और प्रबंध। चलिए, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, मौसेरा। तो मौसा, ठीक है, बोलते हैं ना मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, तो मौसेरा क्या होता है, मौसा। मौसा कौन होता है? मौसी, जो आपकी मौसी हैं, आपकी माता श्री की जो बहन है, उनका पति कौन होता है? मौसा होता है आपका। तो मौसा के साथ में जब एरा प्रत्यय जुड़ता है तो इससे क्या बनता है? मौसेरा बनता है। और प्रत्यय की बात करते हैं बेटा, यदि प्रत्यय से प्रश्न पूछता है तो आपको यहां पर जो सीधा सीधा बताना है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके, कैसे? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वहां पर कौन सा प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है, ठीक है। जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? मौसेरा, अर्थ चेंज हो गया ना। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? हमारा प्रत्यय हो जाएगा मौसेरा में एरा प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए प्रत्यय, यहां पर दो प्रकार के प्रत्यय पूछे जाते हैं आपसे। एक तो जो प्रत्यय होता है वो होता है कृत प्रत्यय, और जो दूसरा होता है वो होता है तद्धित प्रत्यय। तो यहां से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यदि एग्जामिनर को लग रहा है, उसके पेट में खलबली मची हुई है कि आप एग्जाम में निकल ना पाए, यदि उसको लग रहा है, ठीक है, तो इसके लिए वो यहां से प्रश्न बनाएगा बेटा। नहीं तो आपके सामने डायरेक्ट जो सीधा सीधा प्रश्न है, भाई कौन सा यहां पर प्रत्यय शब्द में प्रयोग हुआ है, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। लेकिन फिर भी उसे लग रहा है कि यार कुछ अच्छा देना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे हिल कर आए वहां से एग्जाम से। तो इसके लिए वो कोशिश क्या करेगा, या तो कृत प्रत्यय से पूछेगा या तद्धित प्रत्यय से। तो प्रत्यय यहां आपको दो समझने हैं, एक तो कृत हो गया, तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किसके पीछे लगते हैं? धातु के, या फिर बोल सकते हैं हम क्रिया के, ठीक है। जो प्रत्यय क्रिया शब्दों के पीछे लगते हैं उसे क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोला जाता है, ठीक है। और जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे लगते हैं उससे क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय। जैसे मौसा, यहां पर क्या है आपका? संज्ञा हो गई, तो संज्ञा में एरा प्रत्यय जोड़ते ही क्या बन जाएगा? यहां पर तद्धित प्रत्यय बन जाएगा, मौसेरा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अतीत के चलचित्र रचना है। तो देखिए दोनों, चाहे वो व्याकरण हो बेटा, हो चाहे आपका साहित्य हो, प्रश्न तो दोनों से बनते हैं। तो जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आने ही चाहिए, तो कोशिश यही की है कि ऐसे टॉपिक उठाऊं जहां से आप का सिलेक्शन ना रुके, ठीक है। किसी ना किसी, बस आपको सिलेक्शन मिलना ही चाहिए बेटा, और सिलेक्शन मिलने के लिए इतनी कोशिश की जा रही है। तो आपको भी यहां पर थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इतना। चलिए, तो अतीत के चलचित्र रचना पूछ रहा है, किसकी है? ऑप्शन ए कह रहा है जयशंकर प्रसाद निराला की है, महादेवी वर्मा या पंत की है। चलिए, तो चलिए पंत की रचना के बारे में समझते हैं। पंत को मैंने, यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे हो, तो मैंने यहाँ पर ऐसे आपके लिए इतने बढ़िया प्रश्न बताए हैं आपके एग्जाम के लिए, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो चलिए फिर भी बता देता हूं, और एक दो ऐसी रचनाएं जो आपके एग्जाम में पंत से बन सकती हैं और उसके बाहर नहीं होगा प्रश्न, इसकी गारंटी है, ठीक है। चलिए, तो पंत जी की कौन सी रचना है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है चिदंबरा। चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है और किस रचना के लिए दिया गया है? तो चिदंबरा के लिए, ठीक है, चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को
सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हिंदी साहित्य का, याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। तो यहां पर हमारा चिदम्बरा हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है आपको याद रखना है, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद ये रचना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है पंत जी से। पूछता है कि कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था पंत जी को? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था किसको? कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को। ये 2 पॉइंट आपके यहां से सुमित्रा नंदन पंत से बिल्कुल आपको याद रखना है, और चाहे याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा याद रखना है वो है एक तो चिदम्बरा हो गया और कला और बूढ़ा चांद, सबसे ज्यादा पूछे जाने यहाँ वाले ये प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए तीसरा याद रखना है इनकी रचना कौन सी है। एक है पतझड़ हो गई, ठीक है, पतझड़ हो गई, पल्लव हो गया, गुंजन है, ठीक है, लोकायतन है, बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं बेटा, और यदि कठिन भी प्रश्न बनाने का वो सोच रहा है एग्जाम ने, तो ये इसके बाहर पंत जी से नहीं बना पाएगा, ठीक है। चलिए महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा के लिए, यामा के लिए, ठीक है, महादेवी वर्मा की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है वो है यामा, आपने सुनी ही होगी, ठीक है। यामा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा देखिए महादेवी वर्मा से कौन सा प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा किसको कहते हैं, ठीक है, आधुनिक मीरा। तो बेटा आप कहेंगे कि आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इसके अलावा रचना की बात करते हैं इनकी, तो देखिए यामा हो गया, नीरजा है, नीरजा हो गई, ठीक है, निहार हो गई, ये रचनाएं किसकी हैं? और अतीत के चलचित्र, ये रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला जी की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना याद रखना है आपको, तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास पूछता है किसकी रचना है, तो निराला जी की है। इसके अलावा देखिए तुलसीदास जी की अनामिका हो गई, और परमल भी याद रखना है आपको। जयशंकर प्रसाद पूछता है पुरस्कार कहानी, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? आंधी के लेखक कौन है, ठीक है, तो ये सभी किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। इसके अलावा देखिए आप कामायनी जो महाकाव्य है इनका, जयशंकर प्रसाद का, वो तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो बताइए ये कैसा लगा आज का ये, ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है सभी चीजें या नहीं आ रही हैं? बेटा समझ में आ रही हो तभी लाइक करना, मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं किसी के साथ में। समझ में आ रही हो तभी लाइक करना, और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे यूपी पुलिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उनको इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए प्रश्न है, कह रहा है कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन ए आर्स है, ऋषिकल्प है, और ऋषि तुल्प, ऋषिवत है। चलिए तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आर्स। आर्स क्या है? ऋषि संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्स बनेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब देखिए आर्स, यदि आपसे पूछता है कि आर्स का विलोम क्या होगा, ठीक है, आर्स का यदि विलोम पूछता है तो क्या हो जाएगा? अनार्स हो जाएगा, अनार्स, ठीक है। आर्स का मतलब क्या होता है? आर्स का मतलब होता है जो ऋषियों के द्वारा किया जाता है, जैसे बोलते हैं ना आर्स परंपरा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ढिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए जोर जोर से बातें करना, ढोल बजाना, बात करना और प्रचार करना। तो पहले तो ढिंडोरा समझिएगा, ढिंडोरा क्या होता है। यदि आप ढिंडोरा को समझ गए तो आप निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर देने में सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ढिंडोरा क्या होता है? ढिंडोरा होता है बेटा एक प्रकार का यंत्र है, वाद्य यंत्र है, ठीक है, बजाने वाला यंत्र बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बजाते हैं ना जब, तो इससे बहुत ही जोर जोर से ध्वनि होती है, और ध्वनि होने से सबको ये मालूम पड़ जाता है कि भाई ढिंडोरा बज रहा है, ठीक है। तो ढिंडोरा का यहाँ जो अर्थ है वो क्या है? वाद्य यंत्र है, ठीक है, जिसको हम बजाते हैं जिससे तेज ध्वनि निकलती है। तो कह रहा है ढिंडोरा पीटने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? जिससे सभी को मालूम पड़ जाए, तो वो हो जाएगा क्या? प्रचार करना। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए वाक्य प्रयोग करके बताता हूं मैं आपको। जैसे बोलते हैं ना कि यार मैंने घर से 500 रुपए क्या उठा लिए, इसने पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया। बोलते हैं ना कि इसको मैंने थोड़ा सा मार दिया तो इसने यार पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना आप? मेरा उद्देश्य आप समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं। तो ढिंडोरा का जो आपको मैंने अर्थ बताया वो क्या है? यहाँ पर वाद्य यंत्र है, और इसी से आप इसको रिलेट करके रखिएगा, ठीक है, तो आप जल्दी समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ है। कह रहा है कि रेखांकित शब्द के
उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। चलिए, ऑप्शन ए कह रहा है ईप्सा है, बेसर, व्यथा या फिर तापस। तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए तुम्हारे चले जाने से क्या हुआ, उसे बहुत दुख हुआ है। तो इसका जो पर्यायवाची होगा क्या हो जाएगा, व्यथा। आपने देखिए व्यथा क्या होता है समझिएगा। पहले बोलते हैं ना यार कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। बोलते हैं यार तुम अपनी व्यथा मत बताओ मुझे, वैसे ही मेरे पास क्या कोई दुखों की कमी है क्या, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूं, तुम अपनी व्यथा ना बताओ यार। तो दुख का यहां पर जो पर्यायवाची बनेगा वो क्या बनेगा, व्यथा। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है स्तुत्य होगा, निंदनीय होगा, अभिनंदनीय या फिर अनिंदनीय। तो देखिए प्रशंसनीय, तो विलोम कह रहा है मतलब इसका उल्टा शब्द, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मतलब अप्रशंसनीय। क्या हो जाएगा, अप्रशंसनीय हो जाएगा। तो अप्रशंसनीय तो बेटा ऑप्शन में ही नहीं है, तो अप्रशंसनीय क्या या फिर निंदनीय बोल सकते हैं। तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है अशुद्ध शब्द छांटना है आपको। ऑप्शन ए एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल और योगीराज। तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। इसका जो शुद्ध वो होगा शब्द क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। योगीराज भी यहां पर सही है, नीरस हो गया और एकत्र, ये तीनों शब्द कैसे हैं, शुद्ध शब्द हैं। और जो मंत्रिमंडल है इसमें जो त्रि है इसमें क्या है, छोटी ई की मात्रा लगती है और इसमें क्या लगा हुआ, बड़ी मात्रा लगी हुई है। तो यहां पर जो सही होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वीणा पाणी कौन सा समास है वीणा पाणी में, बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है करण, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, बहुब्री है और द्वंद्व समास है। चलिए तो द्वंद्व समास क्या होता है, जहां पर देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, जहां पर दोनों पद प्रधान हो। जैसे मैं बोलता हूं माता पिता, माता और पिता, ठीक है। मैं बोलता हूं भाई बहन, भाई भाई और बहन, ठीक है। लेकिन देखिए आपको जो अदर टीचर हैं आपने सुना होगा बताते हैं जहां पर योजक चिन्ह हो वहां पर बताते हैं कि द्वंद्व समास लगा दीजिएगा। लेकिन बेटा यहीं पर बच्चे प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। अब बताइएगा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैं बोलता हूं रातों रात, ठीक है, रातों रात, बताइए कौन सा समास होगा। तो जो रातों रात में समास है वो है अव्ययीभाव समास। तो द्वंद्व देखना है यदि आपको तो वहां पर विपरीत अर्थ होना चाहिए, ठीक है, विलोम होना जरूरी है। योजक चिन्ह तो लगा ही होगा पर वहां पर विलोम होना जरूरी है। जैसे माता का पिता है, यहां पर भाई बहन है, ठीक है। तो विलोमार्थक शब्द के बीच में जो लगा होगा योजक चिन्ह वहां पर होता है द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। चलिए बहुब्री, बहुब्री, तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, वीणा पाणी। तो पाणी का मतलब होता है हाथ, ठीक है, क्या होता है, हाथ, और वीणा का मतलब वीणा होता है जो एक यंत्र है बजाने वाला। तो यहां पर अर्थ क्या निकलेगा कि जिसके हाथ में है वीणा, ठीक है, मतलब सरस्वती, सरस्वती देवी जी, जिसके हाथ में है वीणा उसको क्या बोलेंगे, सरस्वती जी। तो यहां पर देखिए बहुब्री समास क्या होता है कि जहां पर कोई विशिष्ट अर्थ निकल रहा हो, जहां पर अन्य पद प्रधान हो, वहां पर होता है बहुब्री समास, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं देखिए दशानन, तो दशानन का क्या होगा, जिसके 10 हैं आनन, अर्थात जिसके 10 सिर हैं, वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्री समास। जिसके 10 सिर हैं अर्थात रावण, तो रावण पर अर्थ जा रहा है, तो जिसका कोई विशिष्ट अर्थ निकल रहा हो वहां पर कौन सा समास होता है, बहुब्री समास होता है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वीणा पाणी में बहुब्री समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2 होते हैं, 3, 4 और 5। कितने होते हैं, 3 होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको 2 देखना है, कौन कौन से समझिएगा। एक तो देखना है रचना की दृष्टि से वाक्य कितने होते हैं, तो मैंने कहा 3 होते हैं। और एक देखना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से कितने वाक्य शब्द होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जो रचना की दृष्टि से हैं इनके देखिए प्रकार बताता हूं, 1, 2 और 3। रचना की दृष्टि से शब्द कितने होते हैं, शब्द के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक, यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़, योग रूढ़। तो जो रूढ़ शब्द है वो क्या होता है समझिएगा।
रूट शब्द होता है जिस शब्द के खंड ना किया जा सके। जैसे मैं बोलता हूं पानी, ठीक है, तो पानी का यदि हम खंड करते हैं तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। मैं बोलता हूं जैसे कमल, का धन मा धन ला, तो जिस शब्द के खंड करने पर उसका कोई अर्थ ना निकलता हो, ठीक है, वहां पर कौन सा शब्द होगा? रूट शब्द। जैसे मैंने यहां पर खंड कर दिए तो स्वतंत्र का कोई अर्थ नहीं है, यहां पर मां का अर्थ नहीं है और ला का भी अर्थ नहीं है, ठीक है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो जो शब्द, ठीक है, जिसको हम खंड करते हैं और उसका कोई अर्थ निकल रहा हो, तो वहां पर कौन सा होता है? यौगिक शब्द। यह बोल सकते हैं कि जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। जैसे मैं बोलता हूं देवालय, देवालय, ठीक है, तो यहां पर देव धन आलय, मतलब भगवान के रहने का स्थान है ये, ठीक है। तो देव धन आलय, तो देव और आलय दोनों का क्या है? स्वतंत्र अर्थ है, निकल रहा है। देव मतलब भगवान, आलय मतलब रहने का स्थान, तो यौगिक। इसी प्रकार देखिए एक और एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूं भोजनालय, तो भोजन धन आलय, ठीक है। मैं बोलता हूं बैलगाड़ी, तो दो शब्द हैं जहां पर और स्वतंत्र उनका अर्थ निकल रहा है कोई, तो वहां पर होता है यौगिक शब्द। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ होता है, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था वीणा पाणी, तो वीणा पाणी में क्या है? ये एक विशिष्ट अर्थ निकल रहा था। जिसके हाथों में है वीणा उसको क्या बोलते हैं हम? सरस्वती देवी जी, ठीक है। तो जहां पर कोई विशिष्ट अर्थ निकलता हो वहां पर होता है योग रूढ़ शब्द होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, मतलब गणेश जी, तो किस पर जा रहा है? अर्थ गणेश जी पर जा रहा है, तो वहां पर जो शब्द होगा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो चार होते हैं। एक तो होता है तत्सम, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ठीक है, तद्भव, देशज शब्द और विदेशज, ठीक है। समझिएगा क्या होता है विदेशज। चलिए तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत् धन सम, सम का मतलब समान, जैसे कि जैसे संस्कृत में प्रयोग होते थे शब्द और वो हिंदी में वैसे ही प्रयोग होने लगे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। जैसे मैं बोलता हूं आम्र, तो आम्र आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? आम हो जाएगा, ठीक है। तद्भव क्या होते हैं? जो पहले संस्कृत में प्रयोग होते थे और रूप बदलकर अब हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, तो उसमें तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे आम्र आपका यहां पर तत्सम था और जो आम है वो कैसा है? तद्भव है। तो आम का क्या है? यहां पर रूप बदल गया है, आम हो गया है, तो किसमें प्रयोग होता है? हिंदी में। तो रूप बदलकर जो शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं वहां पर हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। देशज का क्या होते हैं? जिनकी बेटा उत्पत्ति का पता नहीं है। जो अपना देश है भारत, यहां पर भाषाओं में कितनी विविधता है, भाषाएं अनेक अनेक भाषाएं हैं और इन शब्दों का मालूम ही नहीं चलता कि किस भाषा से ये शब्द उत्पन्न हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोला जाता है। जैसे मैं बोलता हूं लोटा, मैं बोलता हूं फटाफट, बोलते हैं ना फटाफट यार काम करो, तो फटाफट का मालूम ही नहीं है कि कौन सी बोली से यहां पर ये उत्पन्न हुआ शब्द है, ठीक है। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से आए हैं, जैसे अरबी भाषा हो गया, अंग्रेजी भाषा हो गया, ठीक है, फारसी हो गया, ठीक है। तो जो विदेशी भाषा से शब्द आए हुए हैं, जैसे मैं बोलता हूं अलमारी, रेल, टिकट, ठीक है, टिकट जैसे आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से आए हैं उसको क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मां ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए संप्रदान, कर्म, करण और अपादान। ऑप्शन बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मां ने बच्चे को सुलाया, तो को प्रश्न करिएगा यहां पर, किसको सुलाया? बच्चे को सुलाया है, तो यहां पर को आ रहा है और को किसकी विभक्ति होती है? को विभक्ति होती है कर्म कारक की। किस कारक की होती है? कर्म कारक की होती है। जैसे कर्ता ने, कर्ता की क्या होती है? ने, कर्म को करण से, ठीक है, तो ये क्या होती है? विभक्ति जो साथ में जुड़ी हुई है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा हमारा कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। करण की बात करते हैं तो करण का जो चिन्ह होता है वो होता है से, लेकिन इसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है के द्वारा के लिए, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने चाकू से सेब काटा, किससे? चाकू से सेब काटा, तो यहां पर जो अर्थ निकल रहा है किसके द्वारा काटा? चाकू के द्वारा सेब कटा है, तो जहां पर के द्वारा के अर्थ में निकले वहां पर होता है करण कारक। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा है? तीर से मारा है, तीर के द्वारा मारा गया है रावण, तो यहां पर जो
कारक होगा वो कौन सा हो जाएगा, करण हो जाएगा। कंफ्यूज होते हैं देखिए बच्चे कहां पर, एक तो करण हो गया और अपादान। तो अपादान में कौन सा होगा, इसकी भी विभक्ति से होते हैं, तो दोनों की विभक्ति से होती है, तो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन करण के लिए क्या अर्थ होता है, के द्वारा के अर्थ में, और अपादान के लिए क्या होता है, अलग के अर्थ में। जहां पर भी अलगाव की बात की गई हो, घृणा की बात की गई हो, ठीक है, वहां पर क्या होता है, अपादान कारक। जैसे समझिएगा, मैं दिल्ली से घर जा रहा हूं, ठीक है, चिड़िया पेड़ से उड़ गई, तो जहां पर भी कोई चीज अलग हो रही है किसी चीज से, चिड़िया मैं बोल रहा हूं कि पेड़ से उड़ गई, तो चिड़िया क्या हो रही है, पेड़ से अलग हो रही है। जहां पर भी अलग होने की बात आती है वहां पर जो होता है अपादान कारक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, अनुनासिक वर्ण का संबंध होता है, कह रहा है कि केवल मुंह से, नाक, और मुंह से केवल नाक से, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, जैसे मैं यहां पर उदाहरण देता हूं आपको, एक आंख, ठीक है, क्या हो गया आंख, मैं बोलता हूं आंचल, आंचल, ठीक है, तो जो चांद बिंदी है इसी को क्या बोलते हैं, अनुनासिक। और इसका उच्चारण किसके द्वारा होता है, नाक और मुख, मुंह, ठीक है, दोनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नाक और मुख दोनों के द्वारा होता है, किसका, अनुनासिक का। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए जो कंफ्यूज होते हैं आप लोग कहां पर होते हैं, अनुस्वार में। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों आपको एक समान ही नजर आते हैं। जैसे मैं बोलता हूं अनंत, ठीक है, अनंत, तो जो आपकी देखिए जो बिंदी लगी हुई है यहां पर, वो क्या है, एक अनुस्वार है, और इसका जो उच्चारण होता है वो किससे होता है, नासिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा, या बोल सकते हैं नाक के द्वारा होता है। तो अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक के द्वारा होता है, और यदि अनुनासिक पूछ रहा है तो उसका उच्चारण होता है नाक और मुख दोनों से। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार इस जो शब्द आपके सामने वर्ड लिखे हुए हैं इसका उच्चारण करके देखिए। बोलिएगा आंख, तो आंख में ना भी यहां पर इफेक्टिव है, और साथ में कौन है, मुंह, दोनों का काम है यहां पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त की है, जयशंकर प्रसाद और सेठ गोविंदास की है। चलिए तो जन्मेजय का नाग यज्ञ, तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए कामायनी, मैंने बताया था कामायनी एक क्या है, महाकाव्य, कामायनी, ठीक है। इसके अलावा देखिए जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया, ठीक है। पुरस्कार बताया था मैंने, पुरस्कार कहानी किसकी है, पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। सेठ गोविंद दास की कौन कौन सी रचना इंपोर्टेंट है, तो देखिए चंपावली और कृष्णलता, ये आपको दो याद रखनी है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न बनता है कि राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी के द्वारा संज्ञा दी गई थी, किसकी, राष्ट्र कवि की संज्ञा, राष्ट्र कवि, ये याद रखिएगा, प्रश्न बन चुका है ये हिंदी में, ठीक है। इसके अलावा इनकी रचना देखते हैं, तो एक तो है भारत भारती, इसके अलावा साकेत, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, साकेत, पंचवटी, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत की मैंने आपको बताया ही है, चिदम्बरा हो गया, लोकायतन हो गया, पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, ठीक है, ज्योतिष्णा हो गया, पतझड़, ये सभी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पर्याधन वरण, परिधिधन आवरण, परिधिधन आवरण और परिआवरण। तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, परिधन आवरण। अब बात होती है देखिए कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, पर्यावरण में कौन सी संधि है। तो संधि की बात करते हैं तो यहां पर जो संधि है वो है यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि है, आवरण, ठीक है। देखिए यण संधि कहां पर होती है, समझिएगा, थोड़ा सा आप रूल समझ लीजिएगा, इसके बाद में आप कभी भी यहां यण संधि नहीं भूलेंगे। चलिए तो जहां पर भी देखिए ई, उ, रिरी और लिरी शब्द आता है, और इसके बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है, जैसे मैं बोलता हूं आ गया या बड़ा आ गया, तो ई का जब आ के साथ में संयोग होता है तो बनता है या, उ के साथ में बनता है वा, और री है जो इसके साथ में बनता है रा, और ला के जो रिली है इसका बनता है ला, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो आपका परी है, यहां पर परी में क्या है, री, यहां पर एक इकारांत है, ठीक है, क्या है, इकारांत। इकारांत क्या होता है, जो शब्द का जो लास्ट वर्ण है उसके ऊपर जो मात्रा लगी होती है उसी के आधार पर हम इकारांत, अकारांत, ठीक है, उकारांत देखते हैं।
तो जो क्या है ई, तो यहां पर आ जाएगा क्या ई, और ई के साथ में क्या आ रहा है आवरण का आ, ठीक है। तो ई आ के साथ में मिलकर क्या बनाता है या, तो जो आपका या आता है पर्यावरण में वो क्या है ई और आ के मेल से बना हुआ है। तो यहां पर जो संधि होगी यण संधि हो जाएगी, ठीक है। परि का अर्थ समझना है, तो परि का जो अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ क्या होता है जो घिरा हुआ, ठीक है। तो चारों ओर से जो घिरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं पर्यावरण बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं दावानल। जंगल में जो वन में आग लगती है भीषण आग, उसको क्या बोलते हैं दावानल। चलिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं। ऑप्शन ए आ, फा भा और कागा और था धा। तो अल्प प्राण वर्ण, ठीक है, जिनको उच्चारण करने में हमको कम ताकत लगती है। समझिएगा, सबसे आसान परिभाषा बताऊंगा ताकि आपको डायरेक्ट ये दिमाग को छू जाए, ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, ये दो शब्द यहां पर आपको समझना है, और इसके बाद में आप अपने आप ही इसका आंसर लगा लेंगे। तो अल्प प्राण क्या होते हैं जिनको उच्चारण करने में हमको कम ताकत लगती है। जैसे मैं बोलता हूं का, लेकिन बोलना है यदि आप खा बोलते हैं तो खा में थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगता है, ठीक है। खा को उच्चारण करने में ज्यादा श्वास वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो खा में क्या हो जाएगा महाप्राण, और जो का है वहां पर हो जाएगा अल्प प्राण। अब देखिए अल्प प्राण को यदि आप ऐसे नहीं समझे तो इसके लिए नियम समझ लीजिएगा। देखिए कैसे पहचानेंगे कि कौन से शब्द में अल्प प्राण है या महाप्राण है। चलिए, यदि आप नहीं उच्चारण करके देख पा रहे तो तरीका भी है मेरे पास में दूसरा, चलिए समझते हैं। यदि देखिए पहले तो आप वर्ग समझिएगा, वर्ग कौन होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, तो का वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे 5 वर्ण आते हैं। का वर्ग हो गया, सॉरी का हो गया, खा हो गया, गा, घा और अंगा हो गया, ठीक है। तो अल्प प्राण होते हैं क्या, समझिएगा यहां पर किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। मैं बोल रहा हूं पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और या, रा, ला और वा, जिसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो इतने वर्ण क्या होते हैं अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। महाप्राण की बात करते हैं तो किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और साथ में ऊष्म व्यंजन। तो दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और साथ में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होगा, सा, जिसको हम बोलते हैं तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो दूसरा वर्ण, और जैसे दूसरा वर्ण कौन सा, खा और घा, ये क्या होंगे महाप्राण। तो ऑप्शन यहां पर ए हमारा, सॉरी सी राइट आंसर हो जाएगा। का और गा, का आपका पहला वर्ण है और गा यहां पर तीसरा वर्ण है। तो ऑप्शन सी के साथ में हमारा यहां पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है, बताइएगा। अलंकार का भेद कौन सा है, छेकानुप्रास, शब्दान अलंकार और लाटानुप्रास, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या बोलते हैं, अलंकार बोला जाता है। भेद की बात करते हैं तो इनके 2 भेद होते हैं। एक तो होता है अर्थालंकार, जिसको हम अर्थ खोजकर उसके अलंकार बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है शब्दालंकार, ठीक है, शब्दालंकार। तो यहां पर जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। अर्थालंकार, अर्थालंकार में देखिए जैसे यमक अलंकार हो गया, तो यमक अलंकार का निर्धारण कैसे करते हैं, अर्थ के आधार पर। देखिए यमक में क्या होता है कि कोई शब्द एक से अधिक बार आया हुआ है, बार बार आवृत्ति होती है शब्द की, और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, तो यमक अलंकार हो जाता है। तो यमक अलंकार कौन सा हो गया यहां पर, अर्थालंकार। इसके अलावा देखिए श्लेष अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ये अर्थालंकार है। शब्दालंकार, जिसका हम शब्दों के आधार पर करते हैं, वर्णों के आधार पर करते हैं, वहां पर शब्दालंकार हो जाता है, ठीक है। जैसे अनुप्रास अलंकार है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छेकानुप्रास और लाटानुप्रास, ये दोनों अनुप्रास अलंकार के ही क्या है, भेद है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला छेकानुप्रास हो गया, दूसरा वृत्तानुप्रास हो गया, तीसरा श्रुतानुप्रास हो गया, ठीक है, और लाटानुप्रास हो गया, ठीक है। ये किसके प्रकार हैं, अनुप्रास अलंकार के प्रकार हैं। चलिए कौन सा वर्ण अमानक वर्ण है, ऑप्शन सी भा, क्या है, एक अमानक वर्ण है। चलिए, निम्न शब्दों में के अंत में अ शब्द आता है, निम्न शब्दों के अंत में क्या आता है, आ आता है, तो उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अनुस्वार, अकारांत, अंतस्थ और आयोगवाद।
तो अनुस्वार समझते हैं। अनुस्वार मैंने आपको बताया भी है कि जैसे मैं बोलता हूं अंग, ठीक है, तो जिसका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। अकारांत, अकारांत का मतलब होता है कि जब किसी शब्द के अंत में यदि आ आया हुआ है तो वहां पर कौन सा क्या हो जाएगा? अकारांत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर उदाहरण लेता हूं मैं एक आपका, जैसे मैं बोलता हूं रुचि, तो रुचि क्या है? ईकारांत है। ईकारांत जो शब्द है और शब्द का जो लास्ट अक्षर होता है उसके साथ में जो मात्रा जुड़ी है उसी के आधार पर हम देखते हैं अकारांत और आकारांत। तो यहां पर जो होगा क्या हो जाएगा? ईकारांत हो जाएगा। अगला है अंतस्थ। तो अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं 4, या, रा, ला और वा। तो या और वा को बोला जाता है अर्धस्वर। रा होता है क्या? प्रकंपी या लुंठित बोलते हैं जिसको हम, और ला वर्ण होता है जो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्श्विक वर्ण बोलते हैं, ठीक है। अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या हिंदी में बेटा 2 है, और संस्कृत में बात करते हैं तो अयोगवाह की संख्या कितनी है? 4। तो हिंदी में कौन कौन से हैं अयोगवाह? एक तो है आपका अनुस्वार, अभी मैंने बताया अनुस्वार, और दूसरा जो होता है विसर्ग, जिसको हम अंग और आहा भी बोलते हैं, ठीक है। अंग और आहा भी बोल सकते हैं। तो हिंदी में 2 अयोगवाह है और संस्कृत में 4 अयोगवाह है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए श्याम, पानी, बचपन और या फिर नदी। चलिए, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है जहां पर भी आपको अवस्था देखने को मिले, ठीक है, अवस्था का बोध हो, जहां पर भाव का बोध हो, ठीक है, गुण का बोध हो, तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो पहले चलते हैं श्याम पर। श्याम में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहां पर व्यक्ति विशेष की बात होती है वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं श्याम, मैं बोलता हूं राम, मैं बोलता हूं गंगा, ठीक है, पर मैं बोलता हूं नदी, तो नदी में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। कैसे? समझिएगा, जो नदी शब्द है वो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो जाति के अंतर्गत क्या है? सभी का बोध आएगा। जैसे मैं बोलता हूं देखिए मनुष्य, तो मनुष्य में क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य के अंदर देखिए चाहे वो लंगड़ा हो, काला हो, गोरा हो, ठीक है, और आप जैसा होशियार भी हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता तो मनुष्य के अंतर्गत आता है, जानवर के अंतर्गत तो आता नहीं है। तो मनुष्य के अंतर्गत जब आ रहा हो तो मनुष्य क्या है? यहां पर संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। जैसे मैं बोलता हूं कुत्ता, तो कुत्ता के अंतर्गत सभी कुत्ते आ रहे हैं। मैं बोलता हूं पक्षी, पक्षी के अंतर्गत सभी पक्षी आ रहे हैं। मैं बोलता हूं लड़का, ठीक है, तो लड़का के अंतर्गत सभी लड़के आ रहे हैं। पर मैं बोलता हूं जैसे राम, श्याम, ठीक है, मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति विशेष की बात की गई है, ठीक है। यदि अभी नहीं समझे हैं तो चलिए एक उदाहरण और देता हूं। मैं बोलता हूं जैसे पर्वत, तो पर्वत आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। और मैं बोलता हूं पर्वत में, यदि मैं बोलता हूं हिमालय, विंध्याचल, ठीक है, तो विंध्याचल में और हिमालय में क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, किसी एक मतलब देखिए किसी व्यक्ति विशेष की, किसी एक पर जहां पर जोर दिया गया हो, ठीक है। चलिए पानी, तो देखिए जहां पर द्रव्यमान की बात हो, सीधा सीधा समझिएगा, द्रव्यमान समझते हैं। चलिए जैसे मैं बोलता हूं सोना, चांदी, लकड़ी, जहां पर पदार्थ का बोध हो, पदार्थ यदि आपको वहां पर नजर आ रहा है तो वहां पर कौन सी हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो पानी में द्रव्यवाचक। बचपन क्या है? एक अवस्था है, और मैंने बताया था कि जहां पर देखिए भाव देखने को मिलता है आपको, जहां पर अवस्था देखने को मिलती है, जहां पर आपको गुण देखने को मिलते हैं, दोष देखने को मिलते हैं, तो वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बेटा समझ में आ रहा हो तो कसम है आपको याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, कसम वसम कुछ नहीं है, लेकिन यदि आपको समझ में आ रही हो तो फिर एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पुरोहित में उपसर्ग पुरा, पुर और पुरस और पुरा, तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरा। देखिए उपसर्ग, उपसर्ग में कई बार आपको बता चुका हूं, चलिए फिर से एक बार बता देता हूं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के साथ में, लेकिन कहां पर? आगे जोड़ करके, ठीक है। जैसे पुरा है आपका, कहां पर जुड़ा है? कहां जुड़ा है? शब्द के आगे, ठीक है। तो कोई शब्दांश किसी शब्द के आगे जोड़कर, जैसे मैं बोलता हूं आ समान, तो जो आ है
वो मूल शब्द क्या है इसमें? समान। तो जब कोई शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं तो उसमें क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं, देखिए उपकार, उपकार, तो कार में यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? उप जुड़ा हुआ है, तो उप आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, घनानंद, दलपति विजय और जगनिक। चंद्रवरदाई। तो पहले तो यहां पर जो प्रश्न बनता है कि वीर गाथा काल कौन सा काल कहलाता है, तो बेटा वीर गाथा काल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये प्रश्न बन चुका है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। जो भी देखिए जितने महत्वपूर्ण है मैं वही बता रहा हूं। ये समझ लीजिएगा कि जो आपके सामने मैं यहां पर जितनी भी चीजें बता रहा हूं वो पत्थर की लकीर साबित होंगी आपके एग्जाम के लिए। तो ध्यान से जितने भी यहां पर जो चीजें महत्वपूर्ण बता रहा हूं आपके लिए वो आप ध्यान से सुनते चलिएगा, और नहीं तो फिर नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो वीर गाथा काल, तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदि काल को क्या कहा गया है? वीर गाथा काल। ठीक है, क्या कहा गया है? वीर गाथा काल कहा गया है। प्रश्न बन चुका है ये कि आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा है? किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए, तो चंद्रवरदाई। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेगा समझिएगा। प्रश्न बनता है कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किसको कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ कवि। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? चंद्रवरदाई है। प्रश्न ये बन चुका है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सर्वश्रेष्ठ कवि किसको कहा जाता है वीर गाथा काल आदि काल का? चंद्रवरदाई की। ठीक है, और इनके द्वारा जो रचना लिखी गई है वो है पृथ्वीराज रासो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो आपने सुना भी होगा। ठीक है, घनानंद। घनानंद है रीतिकाल से। किससे है? रीतिकाल से है। घनानंद की रचना की बात करते हैं तो देखिए सुजान सागर बहुत ही फेमस इनकी रचना है। और प्रश्न बनता है देखिए कि घनानंद के द्वारा क्या लिखा गया है। तो घनानंद यदि पूछता है कि क्या लिखा गया है तो सवैया। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि दोहा किसके द्वारा लिखे गए हैं तो बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहा। ठीक है, सवैया किसके फेमस है? घनानंद के। ठीक है, प्रश्न बनता है कि बरवे छंद का जनक किसको बोला जाता है? सवैया भी क्या है यहां पर? ठीक है, छंद है। तो बरवे छंद का पूछा जाता है कि बरवे छंद का जनक किसको बोला जाता है, तो आप कहेंगे बरवे छंद का जनक किसको बोला जाता है? सब रहीमदास जी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए, दलपति विजय। तो हमारा जो सही आंसर होगा पहले तो देखिए घनानंद, यहीं पर मिल गया हमारा आंसर कि घनानंद किसके? रीतिकाल के कवि हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दलपति विजय की बात करते हैं तो दलपति विजय की जो इंपोर्टेंट रचना है, तो पहले तो समझ लीजिए कि दलपति विजय है वो किसके? आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, और जो इनकी रचना है फेमस वो कौन सी है? खुमान रासो। क्या है? खुमान रासो है। जगनिक की रचना है आलाखंड। क्या है? आलाखंड, या फिर जिसको हम परमाल रासो भी बोलते हैं, परमाल रासो। जगनिक भी आदिकाल से हैं, दलपति विजय भी आदिकाल से हो गए। ठीक है, चंद्रवरदाई भी आदिकाल से हो गए। और एक और आपको याद रखना है आदिकाल से संबंधित, वो है आमिर खुसरो। प्रश्न बनता है आमिर खुसरो से कि देखिए पूछा जाता है कि खड़ी बोली के जनक किसको कहा जाता है, तो खड़ी बोली के जनक किसको कहा जाता है? आमिर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, प्रश्न बनता है कि तूती ए हिंद, एक और मुझे याद आ गया है, पूछा जाता है कि तूती ए हिंद किसको कहा जाता है, तो आमिर खुसरो को कहा जाता है। ये यहां से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारोपी और ऑस्ट्री। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारोपी, जैसा कि आप शब्द से ही समझ रहे हैं कि भारोपी में आपको यहां पर क्या याद लग रहा है कि भारत और यूरोपी। ठीक है, तो भारोपी के अंतर्गत समझिएगा एक क्या है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा समूह है भाषाओं से संबंधित। इसके अंतर्गत देखिए काफी सारी भाषाएं आती हैं, जैसे अंग्रेजी हो गया। ठीक है, आपकी हिंदी भी हो गया। ठीक है, हिंदी, पंजाबी हो गया। ठीक है, फ्रांस हो गया। ठीक है, फ्रांसीसी। ठीक है, फारसी भाषा हो गया। ठीक है, ये भाषा, और इसके अलावा देखिए बांग्ला भी आती है भारोपी परिवार के अंतर्गत। तो बहुत सारी भाषाओं का एक समूह है जिसको हम भारोपी बोलते हैं, भारत और यूरोपीय से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा C4 कलकत्ता बोलेंगे, कनाडा नहीं बोलेंगे। ठीक है, अपने देश को महत्व दीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है। बस बेटा बस, आज इतने ही प्रश्न।
बताइए आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आपको। यदि और ये एक बात आपको जरूर बतानी है कि आज आपने यहाँ पर कुल कितने प्रश्न अटेंड किए हैं, कितने प्रश्न आपके यहाँ पर सही रहे हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कितनी है बेहतर। उसी के आधार पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, ठीक है। यदि अब मुझे लग रहा है कि आपका जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, तो फिर मैं और यहाँ पर आपको प्रयास करूंगा कि मैं आपको कहीं ना कहीं से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो भी आपका कमजोरी है सब्जेक्ट में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, प्रतिदिन हमारे द्वारा हिंदी हो गया और जीके दोनों कवर कराए जाते हैं। तो दोनों में यदि आप चाहते हैं कि तैयारी करनी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें जरूर, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।